एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक है निर्धनता, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे एक ना एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ज़रूर आ जाता है, पेपर में ज़रूर आ जाता है, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय में ये प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है। और काफ़ी सरल टॉपिक है। अगर इसके बारे में आप अच्छे से जान जाते हैं या इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अच्छे से इसके 4 से 5 पेज अच्छे से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। ठीक है, निर्धनता क्या है? एक तो सामाजिक समस्या है और दूसरी कौन सी है? आर्थिक समस्या भी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं विश्व के सम्मुख निर्धनता की समस्या एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। मतलब कह रहे हैं विश्व के सम्मुख अगर हम देखें तो निर्धनता जो है पहले तो सामाजिक समस्या के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, जो कि पूरे समाज में व्यापी हुई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नैतिक है और उसके बाद बौद्धिक चुनौती भी है। ठीक है, आगे कह रहा है निर्धनता एक सर्वव्यापी समस्या है। सर्वव्यापी का मतलब हुआ सब जगह पे ये व्यापी हुई है। अगर किसी गांव में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे 2-4 अमीर मिल जाएंगे, 2-4 गरीब भी आपको मिल जाएंगे और कुछ वहाँ पे आपको मीडियम के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्धनता जो है ये सब जगह पे उपस्थिति है। ठीक है, कह रहे हैं इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। मतलब कह रहे हैं जो इसका उत्पत्ति है, जहाँ से पैदा हुआ है, और इसका स्वरूप निर्धारण करना क्या है, काफ़ी ज़्यादा जटिल, मतलब एक कठिन कार्य हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है। क्या कह रहे हैं? निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है। साधारण भाषा में इसका अर्थ असमानता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि आर्थिक में, जैसे आर्थिक, किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास धन कम है, तो आर्थिक असमानता आ जाती है, आर्थिक अकुशलता आ जाती है और आर्थिक पराश्रितता आ जाती है। तो इसके बारे में यही बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो ये दो अगर एक समाज में जाएं तो वहाँ पे आपको सभी प्रकार के लोग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये निर्धनता का अर्थ होता है कि धन के मामले में असमान होना ही क्या कहलाता है? निर्धनता कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निर्धनता एक तुलनात्मक शब्द है। क्या कौन सा शब्द है? तुलनात्मक शब्द इसलिए हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि आप निर्धन किसको कहेंगे? जैसे आपको निर्धन कहना है तो किसको कहेंगे? अगर आपके पड़ोस में समझो किसी के यहाँ 5 मंजिल का मकान बना है, 4 मंजिल का मकान बना है, आपके दूसरे बगल में देखिए तो वहाँ पे उसके यहाँ बेचारे के यहाँ अभी समझ लीजिए टीना वगैरह रखा है, टीन वगैरह रखा है। ठीक है, छप्पर वगैरह रख के रह रहा है। आप समझो कि आपके यहाँ 2 मंजिल या 1 मंजिल है, तो आप तो मीडियम में हो गए। किसके सापेक्ष? बगल वाले के सापेक्ष, क्योंकि वो आपसे बड़ा है तो उससे आप क्या हुए? छोटे, मतलब मीडियम में। और आपसे एक छोटा भी है तो आप किस में आ जाते हैं? मीडियम में आ जाते हैं। जो सबसे छोटा है वो कौन है? निर्धन है। और जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाता है? अमीर। तो इसलिए कह रहे हैं कि निर्धनता कौन सा है? एक तुलनात्मक शब्द है। ठीक है, एक व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर एक स्थान पर अमीर और दूसरे स्थान पर गरीब समझा जाता है। मतलब कह रहे हैं, मान लीजिए आप 60,000 रुपये महीने कमाते हैं। ठीक है, कितने? 60,000 रुपये महीने कमाते हैं। अगर आप मुंबई में चले जाएं तो आप क्या हैं? गरीब हैं मुंबई में, क्योंकि भाई जो लाखों लाखों रुपए महीने लोग अर्न कर रहे हैं, तो आपका 60,000 वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वहीं आप किसी गांव में चले जाएं तो वहाँ पे आप सबसे अमीर हैं, क्योंकि आपके पास 60,000 रुपये महीने सैलरी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। वहीं पे गिलन और गिलिन कहते हैं इसके बारे में, निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय करने के कारण अपने जीवन स्तर में इतना ऊंचा अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा, एक मिनट, नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। मतलब कह रहे हैं गिलिन और गिलिन ने कहा है कि निर्धनता वह दशा है, मतलब ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें व्यक्ति के पास या तो अपर्याप्त आय होती है, मतलब जितना उसके यहाँ खर्चा हो रहा है उतनी उसकी आय नहीं। मान लीजिए आपके यहाँ
रोज का 1000 रुपये का खर्चा है, लेकिन आप रोज 500 ही रुपये कमाते हैं, तो आपके लिए क्या निर्धनता साबित हो सकती है। या तो आप क्या कर रहे हैं, बेफिजूल का क्या कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण व्यय, मतलब बेफिजूल का खर्च कर रहे हैं। जैसे आपने 1000 रुपये कमाया, ठीक है, 500 रुपये घर के उसमें चला गया, अब 500 रुपये की शाम को आप दारू लेकर बैठ गए, तो अब ये बेफिजूल का खर्च है ना। 500 रुपये की दारू की क्या ज़रूरत है भाई, वो आप रखिए, कहीं पे और काम आ सकता है। तो आपको ये भी क्या बना सकता है, निर्धन कर सकता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, तो जब यही दो कारण होता है, आप या तो बेफिजूल खर्च करेंगे और या तो आपकी उतनी आय नहीं होगी। यही कारण होता है कि आपको तथा आपके आश्रित यानी आपके बाल बच्चे, भाई बहन, माता पिता जो है, ये समाज के अनुकूल नहीं रह पाते हैं। जैसे सभी के यहाँ देख लीजिए, बगल में आप देखेंगे किसी के यहाँ फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी सब कुछ है, ठीक है। आपके यहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आपके बच्चे हो सकता है प्राइमरी स्कूल में किसी ऐसे स्कूल में जाते हो जहाँ पे पढ़ाई भी ना होती हो, और बगल वाले के यहाँ देखिए वो 5000 रुपये महीने देकर बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यही सब कारण ये बताया है उन्होंने, किसकी निर्धनता की परिभाषा बताई है, किसने बताई है, गिलिन और गिलिन महोदय ने बताई है, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं बीबर महोदय ने क्या बताया है। बीबर महोदय ने कहा है, निर्धनता एक ऐसा जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वस्थ और शरीर संबंधित दक्षता नहीं बनी रहती। मतलब कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो निर्धनता है हम उसको इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें तो स्वास्थ्य मतलब आपकी तबीयत जैसे कहते हैं तबीयत ठीक है, तो तबीयत को कह रहे हैं। और दूसरा शारीरिक संबंधी दक्षता, शारीरिक संबंधी दक्षता मतलब आपके पास कपड़े वगैरह अच्छे हों, ठीक है, आपके खाने के लिए भोजन अच्छा हो, आपको रहने के लिए अनुकूल घर हो, ठीक है, अच्छा खासा घर हो, तो ये शारीरिक दक्षता हो जाती। तो इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि नहीं बनी रहती। मतलब इसमें सामान्य रूप से आपके पास ये सारी चीज़ें जब उपलब्ध नहीं रहती, आप शरीर से रोगी हैं, आपके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है अच्छा सा, और उसके बाद में आपके पास पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है, तो आप क्या हैं, निर्धन व्यक्ति हैं। ये किसने कहा है, बीबर महोदय ने कहा है, ठीक है। और उसके बाद अगले जो आते हैं वो कहते हैं, गोडार्ट महोदय कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है। कह रहा है निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि निर्धनता हम उसको कह सकते हैं कि जिसमें उन वस्तुओं की पूर्ति नहीं होती। वस्तुओं की पूर्ति मतलब उन वस्तुओं का मतलब समझ सकते हैं, खाना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जो है एक मिनिमम सामान्य लोगों के पास होती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके साथ वो और उसके आश्रित का मतलब समझ रहे होंगे, उसका परिवार जो है, छोटे छोटे बच्चे और बीबी, माता पिता, भाई बहन वगैरह, तो ये लोग क्या होते हैं, इनका जो स्वास्थ्य है और इनकी जो शक्ति है ये बनी नहीं रह पाती, क्योंकि इनके पास खाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी ठंडी है तो उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा। तो अब जब समझिए उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तो उनको ठंडी लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, वहाँ पे भी खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा। और खाने के लिए जब खाना नहीं रहेगा तो उनकी क्या शरीर भी कमज़ोर, तब भी कमज़ोर हो जाएगी, और फिर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी पैसा ज़्यादा व्यय होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि जिसके पास इन वस्तुओं का पर्याप्त और जिनके पास ये पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त पूर्ति नहीं है, वो क्या है, निर्धन है, ठीक है। अगला देखते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिनमें एक व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्रितों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। निर्धनता का संबंध जीवन स्तर से है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम पूरी परिभाषा को देखें तो निचोड़ निकाल सकते हैं कि उससे हम कह सकते हैं कि निर्धनता वो दशा है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपना तथा अपने परिवार दोनों लोगों की क्या कर पाता है, दोनों लोगों के लिए जो एक सामान्य रूप से उपयोगी चीज़ें हैं वो नहीं व्यवस्थित कर पाता है, ठीक है। क्या कर पाता है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है, निर्धनता कहलाता है। ये जीवन का क्या कहता है कि एक स्तर है। स्तर का मतलब हुआ कि स्तर परिवर्तित होते रहते हैं, कभी आप अमीर होंगे, कभी आप गरीब होंगे, तो ये क्या है, जीवन का एक स्तर है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य आय है। मतलब कह रहे हैं इसमें अगर देखें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तथ्य है, तो वो आय है। आय मतलब होता है इनकम, आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं घर में, वो आपके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कह रहे हैं निर्धनता की एक सापेक्ष शब्द है। कौन सा है, सापेक्ष शब्द है जिसका संबंध किसी समाज,
संस्कृति, देश, समूह एवं व्यवसाय से प्रचलित जीवन स्तर के आदर्श से है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो निर्धनता है वो कौन सा है, एक सापेक्ष शब्द है। ठीक है, सापेक्ष मतलब आप समझ सकते हैं, हम इसको किसके किसके सापेक्ष ले चलते हैं, समाज के सापेक्ष ले चलते हैं, संस्कृति के सापेक्ष। जैसे समाज, कहीं पे एक समाज होगा, वहाँ पे कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, निर्धन होंगे, तो वहाँ पे ले सकते हैं। संस्कृति के अनुसार ले सकते हैं, किसी संस्कृति के अंतर्गत कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ निर्धन होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। देश में यही चीज़, समूह में यही चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में निर्धनता की क्या स्थिति है, ये हम देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का प्रतिशत भारत सरकार के अनुसार 36 है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, किसके नीचे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो भारत सरकार के अनुसार उनकी संख्या कितनी है, तो वो 36% है। ठीक है, अर्थात यह 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम कह सकते हैं 36% का मतलब ये हुआ कि 35% करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन काट रहे हैं। ठीक है, इनमें से 72% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। अब जो 35 करोड़ लोग हैं, इनमें से तो 72% जो लोग हैं वो गांव में व्यतीत करते हैं अपने जीवन। ठीक है, भारत में बाकी सारे कहाँ पे, बाकी शहरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, भारत में गरीबी की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी कि भारतीय इतिहास। मतलब कह रहे हैं ये जो भारत में गरीबी वाली प्रथा चली आ रही है, ये उतनी ही पुरानी है जितना भारतीय इतिहास है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही चली आई है गरीबी और अमीरी वाला काम। ठीक है, सैकड़ों सालों से विदेशियों के शासन के बाद, जैसे सैकड़ों सालों से क्या मतलब कई सौ साल से जब विदेशियों ने क्या किया, शासन किया हम लोगों के ऊपर। ठीक है, तो विदेशियों के शासन के अनुसार क्या हुआ, निर्धनता हमको विरासत के रूप में मिली। जब विदेशी लोग आए यहाँ पे शासन करते रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा धन हमारे यहाँ से लूट लेकर गए। ठीक है, जैसे आप सोमनाथ मंदिर वाला उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, हमारे यहाँ से धन लूटा और अपने देश लेकर चले गए। और जो लोग यहाँ पे कमज़ोर रहे उनको क्या किया, बंदी बना लिया, उनको जबरियन काम करवाने लगे। ठीक है, उनको पैसा नहीं देते, बस खाने के लिए थोड़ा बहुत दे देते। तो वहाँ से ये क्या हुआ कि अपनी जो ये निर्धनता है वहाँ से स्टार्ट हुई और अभी तक ये चली आ रही है। ठीक है, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन होने के बावजूद भी उनका विदोहन न होने के कारण भारतवासियों को दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मतलब कह रहे हैं भारत में बहुत सारे प्राकृतिक साधन हैं जो उपलब्ध हैं। ठीक है, उपलब्ध तो हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। जैसे उपयोग आप समझ सकते हैं कि करना नहीं चाहता कोई काम। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे जगहों पे देखो ट्रैक्टर, अब समझो गेहूं काटना पीटना नहीं पड़ता, गेहूं दाना नहीं पड़ता, सीधा खेत से कटेगा, गेहूं बाहर निकल आया और जो भूसा है वो बाहर निकल गया। तो इन सब टाइप के जब साधन आपके पास उपलब्ध हैं फिर भी आप निर्धन हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अब अभी कोई दबा के तो काम करवा नहीं रहा कि भैया तो कोई दो तमाचा मार के आपसे काम करवा रहा हो। आप काम कर रहे हैं तो 250-300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, यहाँ तक कि 600-600 800 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, तो आप निर्धन होने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बल है, आप शरीर से स्वस्थ हैं, तो आप निर्धन नहीं हो सकते। बस आप कुछ कर नहीं रहे हैं इसलिए क्या है, निर्धन हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि यद्यपि देश के विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। मतलब कह रहे हैं यद्यपि हम देखें तो देश का जैसा जैसा विकास हुआ है उसी के साथ साथ प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की आय क्या है, बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, रहन सहन का स्तर बढ़ा है। लेकिन अभी भी भारत में गरीबी बड़े पैमाने पर मौजूद है। मतलब कह रहे हैं जैसे जैसे देखें कि भारत का डेवलप हुआ है, भारत देश का विकास हुआ है, वैसे वैसे क्या हुआ है कि गरीबी तो नहीं घटी, गरीबी बड़े पैमाने पर है। बस क्या हुआ कि जो व्यक्ति आय थी, जैसे लोग पहले 100 रुपये रोज़ कमाते थे, अब 300 रुपये रोज़ कमाने लगे। ठीक है, तो आय उनकी बढ़ गई, उनका
कोई भी सामान है उसका उत्पादन बढ़ा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पहले गेहूं थोड़ा होता था, अब खाद वगैरह के बल पे आपके पास साधन काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो आपके पास गेहूं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और रहन सहन का स्तर बढ़ गया। पहले लोग हाथ से कपड़ा धुलते थे, अब वॉशिंग मशीन से धुलते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, उनकी रहन सहन का स्तर भी बढ़ गया। सभी लोग पहले मिट्टी के घर में रहते थे, छप्पर वगैरह में रहते थे, घास फूस का घर बना के रहते थे, टीन वगैरह रख के रहते थे। लेकिन अब देखेंगे तो आपको 80% घर में छत लगी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इतनी सारी कॉलोनी वगैरह बांट दी है कि जिससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। लेकिन गरीबी जो है वो अब भी क्या है, बड़े पैमाने पर है। गरीबी है क्या, आप एक तरीके समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि निर्धनता जो है क्या है, एक तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी की आय बढ़ी, पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब 300 कमाने लगा, तो उसके साथ साथ अमीर की भी तो आय, अमीर लोग जो थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, उनकी भी तो आय बढ़ी। वो पहले 1000 रुपये रोज़ कमाते थे, अब 3000 5000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके सापेक्ष आप अब भी गरीब हैं, अगर उनसे तुलना की जाए तो आप अब भी गरीब हैं, आप अभी अमीर नहीं हुए हैं, ठीक है। और कह रहे हैं, और इसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं दिखाई देता। मतलब अगर हम सोचें कि पूरे देश से गरीबी को मिटा दिया जाए, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो ये अभी हमको आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। भारत में सभी गरीब एक ही समूह के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें 3 उप समूहों में बांटा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं, अगर हम देखें तो भारत में जो गरीब हैं वो एक समूह में नहीं, उनको 3 उप समूहों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे पहला आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा होगा कि सर्वाधिक निर्धन। सर्वाधिक निर्धन मतलब आप सकते हैं निस्सहाय। निस्सहाय का मतलब समझ सकते हैं, जिसके पास ना के बराबर धन हो, बेचारा वो थोड़ा बहुत कमाता है, किसी से मांग के पाता है, या कहीं पे जाता है वो काम करता है तो थोड़ा खाने को मिल जाता है। तो उस तरीके के इसमें क्या कहते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति प्रति माह 1889 से 90 के मूल्यों के आधार पर 7 रुपये से भी कम खर्च कर पाता है। अगर 1889 से और 1890 के बीच में देखें तो हमें उस समय पे क्या 7 रुपये से जो कम खर्च कर पाता था वो क्या था, गरीब था, ठीक है। कौन सा, सर्वाधिक निर्धन था। आगे देखते हैं, देश में ऐसे लोगों की संख्या करीब 5 करोड़ है। कितनी है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 5 करोड़ है। आगे देखते हैं, दूसरा कह रहे हैं कि बहुत गरीब। पहला तो हुआ सर्वाधिक निर्धन, दूसरा हुआ कौन सा, बहुत गरीब। इसमें कौन से आते हैं, इस स्थिति में प्रति व्यक्ति प्रति माह 83 रुपये से भी कम खर्चा किया जाता है। मतलब कह रहे हैं, अगर हम देखें तो इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो हर महीने में कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 83 रुपये खर्च कर पाते हैं, उससे कम ही खर्च कर पाते हैं। हम बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 83 रुपये खर्च कर पाते हैं। और तीसरे उप समूह के लोगों की देश में कुल संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 25 करोड़ है, जबकि अर्थशास्त्रियों के अनुसार 35 करोड़ है, ठीक है। अगर हम अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखें तो इनकी संख्या कितनी है, 35 करोड़ है, और सरकार के अनुसार देखें तो ये कितने, 25 करोड़ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर आ जाता है गरीब। इस उप समूह में उन लोगों को माना गया है जो प्रति व्यक्ति प्रति माह रुपये 127 से भी कम खर्च कर पाते हैं। मतलब कह रहे हैं, इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो हर माह, जैसे एक व्यक्ति एक माह में 127 रुपये से जो कम खर्च कर पाता है वो किस में आ जाता है, गरीब में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सामान्यतः गांव में निर्धन लोगों में अनुसूचित जाति व जनजाति, भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत कृषक, कारीगर एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ही गिना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को गिना जाता है। जैसे कौन कौन से हो गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं, लघु और सीमांत कृषक मतलब जो छोटे कृषक हैं, अपने खाने भर के लिए अनाज वगैरह उगाते हैं उनको, ठीक है। पिछड़े वर्ग के सभी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत हम गिनते हैं भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में निर्धनता का कारण क्या है, ठीक है। हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भारत में निर्धनता का क्या कारण है। देखते हैं, निर्धनता का कारण यहाँ पे देख सकते हैं, गरीब का जन्म किसी एक कारण या घटना के फलस्वरूप ही
नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि जो गरीब का जन्म होता है, गरीबी का जो जन्म होता है वो किसी एक कारण या घटना के फलस्वरूप नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी रात में सोया और सुबह वो गरीब हो गया, या कोई आदमी सोया तो वो रात में अमीर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। यह अनेक कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल होता है। मतलब कह रहा है ये अनेक कई कारक ऐसे हैं जिसके पारस्परिक क्रिया, कोई कई कारक हैं जिनके क्रियाओं का ये प्रतिफल होता है, मतलब जिसका परिणाम होता है। गरीबी के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी हैं। पहला हम देख सकते हैं आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण में देखते हैं, कह रहा है पिछड़ी कृषि अवस्था। अब पहले में हम देख सकते हैं कौन सा आर्थिक कारण, और उसमें हमें क्या दिखा, उसमें भी पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कौन सा, पिछड़ी कृषि अवस्था, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कौन सा है, कृषि प्रधान देश है, ये आप सभी को पता है। जिसकी करीब 67% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा जीवन यापन करती है। मतलब कह रहे हैं जिसमें 67% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि के द्वारा जीवन अपना यापन करती है। प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखें तो वो क्या कर रही है, कृषि के बल पे अपना जीवन क्या कर रही है, यापन कर रही है, ठीक है। देखें, फिर भी हमें समय समय पर विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है। मतलब कह रहे हैं इतना होने के बावजूद भी हमें क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाहर से अनाजों को मंगवाना पड़ता है जब देश में कमी आ जाती है। हमारे कृषि के तरीके, औजार और सिंचाई के साधन परंपरागत हैं और आज भी वैज्ञानिक विधियों का कृषि क्षेत्र में उपयोग बहुत कम ही हो पाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो हमारे जो तरीके हैं, जो औजार हैं, जो सिंचाई के साधन हैं, वो परंपरागत है। परंपरागत मतलब जैसे हमारे बाबा के बाबा, दादा के दादा सींचते आ रहे थे, जिन औजारों से वो काम करते आ रहे थे, उन्हीं औजार से हम भी आज काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पीछे होने का कारण हो जाता है। और यहाँ पे वैज्ञानिक विधियां हैं, इनका बहुत कम उपयोग हो रहा है। जैसे अच्छा, ये हो कम क्यों पा रहा है, इसका भी कारण है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कंपाइन नाम की मशीन आ गई है, जो गेहूं के क्या करती है, खेत में ही काट के उसी वक्त गेहूं को अलग कर देती है, भूसा को अलग कर देती है। लेकिन अगर उसका खर्चा देखो तो हर आदमी तो उठा नहीं सकता ना, क्योंकि उनके खर्चा भी ज़्यादा है, और उतना खर्चा करने के लिए उसके पास धन भी होना चाहिए। तो जो आदमी ऑलरेडी गरीब है वो बेचारा कहाँ से लाएगा, कर्जा निकाल के तो वो अपने खेत में काम करवाएगा नहीं, ठीक है। तो वहीं पे ये भी एक कारण बन जाता है, ठीक है। कृषि की मानसून, क्या कर रहे हैं, कृषि की मानसून पर निर्भरता ने भी अनिश्चितता को जन्म दिया है। मतलब कह रहे हैं कि अपने यहाँ के जो कृषक हैं, जो कृषि लोग हैं, वो क्या कृषक लोग हैं, वो कृषि को क्या कर रहे हैं कि मानसून के ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि भाई पानी की बारिश होगी तो हमारा खेत क्या होगा, सींच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। अब करें भी क्या, जैसे अगर आप इस समय पे देखो तो 100 रुपये के आसपास डीजल है। अब 100 रुपये के आसपास डीजल है तो आदमी 1 लीटर डीजल लाएगा तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब उसमें वो सींचेगा क्या, अगर मान लो किसी को 3 से 4 पानी देने हैं और उसको 5-5 लीटर लगाने हैं, तो 25 भैया 2,500 रुपये का तो उसका केवल डीजल लग गया। कहाँ से भर पाएगा वो बेचारा, वो कितना पैदा करेगा, कितना मजदूरों को देगा, कितना खुद खाएगा, कितना रखेगा, क्या करेगा। तो भाई यहाँ पे तो जैसे आप समझ सकते होंगे कि हमारे यहाँ पे ये भी कारण हो जाता है, क्योंकि अब इतना पैसा तो खर्च नहीं कर सकते, 2,500-3,000 रुपये पानी के पीछे तो दे नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर प्रकृति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो मानसून के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि भैया मानसून आएगा तो हमारा खेत क्या हो जाएगा, सींच जाएगा, फ्री फंड का, और सब कुछ अच्छे से पैदा होगा, ठीक है। उपज के अभाव में भरण पोषण एवं बचत नहीं हो पाती और लोग निर्धनता से ग्रस्त हैं। मतलब कह रहे हैं जो उपज के अभाव में, मतलब कह रहे हैं जो पैदावार है उसका कम होने के कारण क्या होता है, भरण पोषण नहीं हो पाता। मतलब आदमी का जो है, हो सकता है परिवार नहीं पल पाता होगा, क्योंकि उसको बाहर से भी थोड़े बहुत अनाज खरीदने पड़ते होंगे, ठीक है। और उसके पास क्या कर रहे हैं, फिर बचत नहीं हो पाती। जब उसके पास खुद ही कम पड़ रहा है तो वो बचत कहाँ से करेगा। तो यही क्या होता है, निर्धनता का कारण बन जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें कौन सा, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा के बारे में देखते हैं। यद्यपि कानूनी रूप से जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो कानूनी रूप से जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है।
किंतु व्यवहार में किसी न किसी रूप में आज भी इसका प्रचलन है। जैसे आप समझ सकते हैं कि इसको अगर हम देखें तो अब भी किसी न किसी रूप में, एक प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन किसी न किसी दूसरे रूप में हमें ये अभी भी दिखाई पड़ती है। जैसे आप समझिए कि आपके गांव के कोई प्रधान होंगे, उनके पास 200-250 बीघे खेत होंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास 2 से 4 बीघे, 5 बीघे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बीघे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अभी आप समझ सकते हैं उनके पास 150-200 बीघे खेत हैं। तो अब ये जमींदारी प्रथा का ही तो एक उदाहरण है नहीं है? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, ठीक है। इस प्रथा के कारण कृषि योग्य भूमि कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो जाती है। मतलब जिनके पास धन ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए किसी के पास, आपके गांव में किसी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हों और आपकी कोई ज़मीन ऐसी हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फसल होती हो, तो वो आपको क्या अच्छा खासा पैसा दे के उस ज़मीन को खरीद लिया, तो अब उसके पास वो ज़मीन चली गई, अब उससे वो पैदा करेगा, वो खुद बेचेगा, तो उससे आप लाभान्वित तो होंगे नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो स्वयं कृषि ना कर मजदूरों को बहुत कम परिश्रमिक पर काम देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो खुद काम नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, मजदूरों को लगवा देते हैं और उनको भी पूरा पैसा नहीं देते हैं, बहुत कम ही पैसा देते हैं, जिससे वह निर्धनतापूर्ण जीवन बिताने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं जिससे क्या होता है, ये कारण बन जाता है कि वो निर्धनतापूर्ण जीवन बिताना उनको पड़ता ही है। जब उनको कम पैसे मिल रहे हैं तो उनको उतने में ही क्या करना पड़ेगा, अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तीसरा कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप भी क्या है, एक तीसरा कारण बन जाता है गरीबी का। यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। प्रकृति प्रकोप का मुकाबला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। यही कारण है कि अकाल, क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि अकाल, अतिवृष्टि, प्रतिकूल वायु जलवायु, क्या कह रहे हैं, अकाल, अतिवृष्टि, मतलब कभी कभी क्या होता है अकाल पड़ जाता है, सूखा टाइप का पड़ जाता है। कह रहे हैं प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल का मतलब हुआ कि आपको ठंडी के मौसम में ठंडी ही नहीं हुई, बारिश के मौसम में बारिश ही नहीं हुई, तो क्या हुआ, प्रतिकूल जलवायु, महामारी वगैरह फैल जाती, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना वगैरह की महामारी फैली है। तूफान और कीड़े मकोड़े फल को नष्ट कर देते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं और निरीह कृषक देखता रह जाता है। मतलब कह रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फसल को नष्ट कर देती हैं और बेचारा जो किसान है वो क्या करता रहता है, लाचार होकर उन सारी चीज़ों को देखता रहता है, ठीक है। तो ये एक तीसरा कारण बन जाता है। चौथा कारण यहीं पे हमें देखने को मिलता है, कौन सा, कि प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। मतलब कह रहे हैं कि प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन होता है, मतलब पूरी तरीके से उनका उपयोग नहीं किया जाता है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे देखें तो हमें प्राकृतिक संसाधन जो हैं, साधन जो है उनकी क्या है, प्रचुरता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मात्रा में हमें मिल रहे हैं। कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, ग्रेफाइट एवं समुद्री खनिजों का प्रचुर भंडार है। मतलब कह रहे हैं इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा भंडार है, ठीक है। किंतु साधनों के अभाव में उनका पूरी तरह दोहन नहीं हो पाता। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो साधन है उनका अभाव है, इसी के कारण जो है इनका हम सही से दोहन नहीं कर पाते, इन सारी चीज़ों को सही से पैदा नहीं कर पाते, कोयले को साफ नहीं निकाल पाते, लोहे को अच्छे से नहीं निकाल पाते। सारी चीज़ों के कारण यहाँ कृषि उपज बढ़ने की भी काफ़ी संभावना है। अगर यहाँ पे देखें तो कृषि उपज जो है, जो पैदावार है वो बढ़ने की संभावना यहाँ पे भी हमें दिखाई पड़ती है। प्राकृतिक साधनों के अपूर्ण दोहन ने भी निर्धनता को जन्म दिया। मतलब कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक साधन है इसका अपूर्ण दोहन, मतलब इसका पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हमें निर्धनता का एक कारण दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है कि साहूकारी प्रथा जो है ये भी क्या एक निर्धनता का कारण बन जाती है। गाँवों में सहकारी समितियों के अभाव के कारण ग्रामीणों को ऋण लेने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है, ठीक है। गांव में देखें तो वहाँ पे जो है लोन वगैरह के लिए, जैसे लोन के लिए बैंक वगैरह तो जल्दी देते नहीं हैं,
तो उनको क्या करना पड़ता है, जो उनके गांव के बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो उनसे क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है अपने काम को चलाने के लिए। मान लीजिए घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया, तो अब उनको पैसे की इमरजेंसी ज़रूरत है, और अभी गेहूं तैयार नहीं है, अभी धान उसका तैयार नहीं है, अभी उसकी कोई भी फसल तैयार नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, दूसरे से कर्ज ही तो लेगा, तभी तो वो दवाई करवाएगा। तो वो क्या करता है, अपने गांव के जो बड़े लोग होते हैं, साहूकार लोग होते हैं, उनसे क्या कर लेता है, पैसा उधार ले लेता है, जो उनकी आज्ञा एवं मजबूरी का लाभ उठाकर उनसे ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पैसा दे तो देते हैं, लेकिन अब वो बेचारा लाचार है, उसको तो चाहिए ही, तो उसका फ़ायदा उठा करके वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर क्या करते हैं, ब्याज लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्याज दर लगा देते हैं, जो वो बेचारा मरते दम तक भी नहीं चुका पाता है, इतना तक लगा देते हैं, ठीक है, एवं उनका शोषण करते हैं। एक बार उनके चंगुल में फंसने के बाद उनसे मुक्ति पाना कठिन है। मतलब कह रहे हैं, एक बार अगर उनके चंगुल में आ गए, एक बार भी उनसे अगर पैसा ले लिया, तो उनके अब चंगुल से निकल पाना फिर मुश्किल ही हो जाता है। आप पूरे जीवन में मर जाएंगे, लेकिन उनका धन आप चुकता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। परिणाम स्वरूप गरीब सदा गरीब ही बने रहते हैं, और यही कारण है, क्या होता है कि जो गरीब होते हैं बेचारे, वो हमेशा के लिए गरीब ही बने रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगला पॉइंट है कौन सा, बेकारी है। ये जो है, ये भी क्या निर्धनता का एक कारण बन जाता है। भारत में बेकारी एक समस्या के रूप में मौजूद है। यहाँ करोड़ों की संख्या में बेकार लोग मौजूद हैं, जो निर्धनता से जीवन यापन करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना काम किए बैठ कर खाना चाहते हैं, और भैया अगर आप बैठ के खाना चाहेंगे तो आएगा कहाँ से खाना। तो अब इतने लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो केवल बैठ के खाना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, एक निर्धनता का कारण बन जाता है, ठीक है। सातवां नंबर पॉइंट यहीं पे कह रहा है, औद्योगिकीकरण एवं पूंजीवाद भी क्या है, निर्धनता का एक कारण बन जाता है। औद्योगिकीकरण के कारण भारत में बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, फलस्वरूप ग्रामीण उद्योग चौपट हो गए। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें, औद्योगिकीकरण के कारण क्या हुआ, औद्योगिकीकरण के कारण भारत में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। अब छोटे छोटे जो ग्रामीण उद्योग थे, वो क्या हो गए, चौपट हो गए। जैसे आप समझिए कि चिप्स आप खाते होंगे ना, 5 रुपए का आता है कुरकुरे वगैरह। तो अभी पहले चिप्स वगैरह मिलती थी, तो वो गांव में वगैरह में बनती थी। लोग क्या करते थे, बैठते थे, आलू ला करके उनको उबाल के बढ़िया अच्छे से बनाते थे हर चीज़, ठीक है। तो वो गांव के लोगों के पास इनकम आती थी, जो कुछ भी आती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखो भैया, सीधा आलू डाल देते हैं बोरा बोरा, उधर चिप्स वगैरह कट के निकलती, उधर उबली, उधर निकल ली, और स्वाद भी अच्छा है। तो अब क्या हुआ, गांव वाला कोई खरीदता है, कोई नहीं खरीदता। वही 5 रुपए जाते हैं, छोटा सा ले आते हैं, भाई वो तो हम एक बार में पूरे मुंह में रख सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इतनी चिप्स का करेंगे क्या, ठीक है। तो अभी इतना महंगा आपको खरीदना भी पड़ रहा है, और गांव वाले बेचारे उससे लाभान्वित भी नहीं हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक कारण बन जाता है, ठीक है। जो लोग इन व्यवसायों में लगे थे, वे बेकार और गरीब हो गए। जो पहले चिप्स वगैरह बनाते रहे होंगे बेचारे, अब उनका तो कोई खरीदता नहीं, तो वो क्या हो गए, बेकार हो गए, गरीब हो गए, ठीक है। औद्योगिकीकरण ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। कह रहे हैं जो औद्योगिकीकरण है, इसी ने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था का कर दिया, जन्म दे दिया। क्योंकि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया, इससे अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते गए। जैसे अब औद्योगिकीकरण हुआ, काफ़ी ज़्यादा किसी ने पैसा लगाया, तो अब उससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इनकम कर रहा है, जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि वो 5 रुपए में थोड़ा सा चिप्स बेच रहा है, पहले 5 रुपए में हम बहुत सारा चिप्स पाते थे, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है कि अब वो बेचारा तो अमीर होता चला, मतलब जो बेचारा वहाँ पे काम कर रहा था, वो क्या हो रहा है, और गरीब होता चला जा रहा है। लेकिन जो वहाँ पे जिसने फैक्ट्री डाल रखी है, वो क्या होता जा रहा है, वो और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही पैसा इनकम कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपने आप को, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव भी एक गरीबता का कारण बन जाता है। देश में पूंजी का अभाव होने के कारण नए उद्योग स्थापित करने एवं कृषि में सुधार हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए जा सकते। मतलब कह रहे हैं, अगर हम देश में देखें तो पूंजी के अभाव होने के कारण, मतलब देश में ऐसा है कि जहाँ पे पूंजी नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास दिमाग अच्छा खासा है, लेकिन उनके पास क्या है, पूंजी नहीं है। वो कहीं पे भी कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, और कृषि में भी सुधार नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं
कि कोई ऐसा है कि जिसके यहाँ अभी भी छोटा वाला इंजन है जो दूसरों से मांग के खेत सींचता है, ठीक है। अब वो इतना उसके पास पूंजी नहीं कि वो मोटर ला के रख दे जिससे बिजली से कनेक्शन लेकर के वो अपना खेत सींच सके या फिर अपने लिए नया इंजन खरीद सके, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसके पास पूंजी ना होने के कारण या पूंजी ना होने का कारण वो नहीं लगा सकता, वो अपने खेतों को रूंध नहीं सकता। जैसे अभी आप समझ रहे होंगे कि बैल वगैरह सांड वगैरह की देखिए कितना प्रकोप है, गायों का कितना प्रकोप है कि कुछ होने ही नहीं पाता। तो अब उसके पास जब पूंजी ही नहीं तो बेचारा उसको उसका रख रखाव कैसे करेगा, जब नहीं कर पाएगा तो पैदावार भी कम होगी क्योंकि सारे जानवर खा जाएंगे उसका, ठीक है। तो ये पूंजी भी एक कारण क्या हो जाता है, निर्धनता का कारण हो जाता है। लोगों में बचत क्षमता भी कम है और क्षमता कम है और जो वे कमाते हैं वो खाने पीने वस्त्र एवं जरूरत की वस्तुओं पर ही खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अब बेचारे उनके पास बचत कम हो रहा है क्योंकि मान लीजिए आपके यहाँ गेहूं बोया गया, तो अब आपके यहाँ जब गेहूं बोया गया तो आप जब घर पे आएगा, ठीक है, मान लीजिए उसकी दवाई हुई वो आपके घर पे आ गया तो आप पहले क्या करेंगे, आप अपने खाने के लिए पूरा तो रख ही लेंगे। मान लीजिए 5 बोरा 7 बोरा 8 बोरा जितना लगता है वो अपने यहाँ आप रख लेंगे। बाकी का क्या करेंगे, बेचेंगे ना। तो अब मान लीजिए आपके यहाँ 11 बोरा हुआ जिसमें से 9 बोरा आपने खाने के लिए रख दिया, तो 2 बोरे में क्या जान पड़ेगा भैया, कुछ नहीं जान पड़ेगा। और समझिए आपने उसमें इतना सारा पूंजी लगाया है, 1000 रुपये का गेहूं बेच के आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक निर्धनता का कारण बन जाता है। अगला 9 नंबर यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि अकुशल श्रमिक भी क्या करते हैं, निर्धनता का कारण बन जाते हैं। निर्धनता के कारण भारत में अकुशल श्रमिकों की अधिकता है। मतलब कह रहे हैं निर्धनता का कारण भारत में ये भी है कि यहाँ पे अकुशल श्रमिकों की क्या है, अधिकता है। सभी लोग कुशल नहीं है। कुशल का मतलब समझ सकते हैं कि सभी के पास वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्निक नहीं है कि कैसे हमें काम करना चाहिए। तो इसके अधिकता के कारण भी हमें क्या दिखाई पड़ता है, निर्धनता दिखाई पड़ती है भारत में। फलस्वरूप उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपको खेती के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने गेहूं बो दिया, चावल बो दिया। अब बो दिया तो आपके पास नॉलेज तो है नहीं कि कब उसको दवा चाहिए, कब उसको खाद चाहिए, कब क्या चाहिए, कब सिंचाई चाहिए। तो अब आपका क्या होगा, गेहूं पैदा तो होगा लेकिन उतना अच्छा पैदा नहीं होगा जितना एक अच्छा किसान पैदा कर सकता है, ठीक है। और आय कम हो जाती है जिससे वह निर्धन रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप जो काम नहीं जानते वही करेंगे तो आप क्या निर्धन ही रह जाएंगे, क्योंकि आपका वो काम उतना परफेक्ट होगा नहीं, तो आपकी आय होगी नहीं, जो आपकी आय होगी नहीं तो आप निर्धन के निर्धन ही बने रहेंगे। अगला कारण यहाँ पे है यातायात एवं संचार साधनों का अभाव। ये भी एक क्या हो जाता है, गरीबता का कारण बन जाता है, निर्धनता का कारण बन जाता है। देश में यातायात और संचार के साधनों का अभाव होने के कारण ग्रामीण कृषक अपनी उपज मंडी एवं बाजारों में नहीं ले जा पाते। मतलब कह रहे हैं कि जो भारत है इसमें क्या है कि जो कृषक लोग हैं वो अपना जो कुछ भी है वो पैदा तो करते हैं, ठीक है, वो फसल पैदा तो करते हैं, लेकिन उनके पास साधन ना होने के कारण वो बेचारे बाजार तक, मंडी तक नहीं पहुंचा पाते हैं उनको, ठीक है। अतः उन्हें अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल पाती, जिससे किसानों में निर्धनता बनी रहती। मतलब कह रहे हैं जब वो बेचारे बाजार नहीं ले जा पाते तो उनके जितना समझिए जितना उनका जितने मूल्य का, मान लीजिए गेहूं 18 रुपये किलो है, अब आप बाजार में ले जाएंगे तब तो आपको 18 में बिकेगा। अब आपका सोचिए कोई बिचौलिया खरीद रहा है तो जब तक 4 से 5 रुपए का मुनाफा नहीं पाएगा तब तक वो आपका खरीदेगा नहीं। तो कितने में खरीदेगा, 14 में खरीदेगा। तो आपको क्या होगा, उससे घाटा लगेगा, आप उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और आपके पास गरीबता बनी रहेगी, ठीक है। अब भाई आपने देख लिया कौन सा आर्थिक कारण, अब देख लेते हैं सामाजिक कारण, ठीक है। चलिए सामाजिक कारण में भी पहला देखते हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार व्यवस्था भी क्या होती है, एक निर्धनता का कारण हो जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्ति को आलसी, निष्क्रिय एवं निष्काम बना देती है, क्योंकि इसमें काम करने वाले ऑन ना करने वाले, मतलब और नहीं, यहाँ पे और होना चाहिए, तो कह रहे हैं इसमें काम करने वाले और ना करने वाले सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ आपके चाचा भी रहते हों, आपके दादा बड़े पापा वगैरह भी रहते हों, आप भी रहते हो। अब 3 फैमिली एक घर में रह रही है। अब वहाँ पे कमा कितने रहे हैं, 4 लोग कमा रहे हैं, लेकिन हैं कितने, 12 लोग हैं। तो अब वहाँ पे मान लीजिए सुबह पकौड़ी बनी तो सभी को मिलेगी,
जो कमा रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो नहीं कमा रहे हैं उनको भी मिलेगी। आपके यहाँ कोई खाना बन रहा है, कोई नया आइटम बन रहा है तो सबको मिलेगा, ठीक है। त्योहार हुआ, मान लीजिए त्योहार आया तो अब दीपावली हुई तो मीठा सबको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो कमा रहा वही खाएगा, आप बैठ के देखेंगे। तो ये भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय व्यक्ति को बना देता है। जैसे आपको अगर सब सारी चीज़ें पर्याप्त रूप से मिल रही हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप यही सोचेंगे जब हमको सब कुछ मिल रहा है तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो यही निष्क्रियता ही क्या कर देती है, हमें निर्धनता का कारण बना देती है, ठीक है। यह अपने सदस्यों की गतिशीलता पर भी रोक लगता है। मतलब कह रहे हैं यही कारण है कि जो वहाँ के सदस्य हैं उनकी गतिशीलता है क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे समझ लीजिए आपके यहाँ 1000 रुपये एक आदमी इनकम कर रहा है और 4 लोग इनकम कर रहे हैं तो 4000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। अब 4000 रुपये में से 12 लोग खा रहे हो, 12 लोग जब खा रहे हो तो 2000 मान लीजिए आपकी क्या हो रही है, खर्च हो रही है रोज़ की। 4000 रुपये आ रहा है, 2000 रुपये खर्च हो जा रहा है। अब 2000 रुपये आपका खर्च हो रहा है, अब 4 ही लोग तो कमा रहे हो। अगर 8 लोग कमाते, सोचो वहाँ पे 8 लोग कमाते, केवल 4 लोग खाने होते तो 8000 आता, 2000 खर्च होता तो 6000 बचता। अभी कितना, केवल 2000 बच रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, गतिशीलता में कमी आ जाती है, आप ऊपर नहीं उठ पाते हैं। संयुक्त परिवार में बाल विवाह के प्रचलन के कारण अधिक संतानें जन्म लेती हैं, फलस्वरूप निर्धनता में भी वृद्धि होती है। मतलब कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि वहाँ पे बाल विवाह कर दिया जाता है, मतलब कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। तो अब वो उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो उनमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा संतानें पैदा हो जाती हैं। जब काफ़ी ज़्यादा संतानें पैदा हो जाती हैं तो वो भी एक निर्धनता का कारण बन जाता है। किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा रहा है, अब किसी के 8 बच्चे हो गए तो अब वो थोड़ी ना पढ़ा पाएगा सबको। 500 रुपये फीस देगा तो 4000 रुपये तो उसकी केवल फीस हो जाएगी, ड्रेस का अलग, किताब का अलग, तो वो सभी को पढ़ा नहीं पाता और यही क्या हो जाता है, निर्धनता का कारण बन जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहीं पे हमें देखने को मिलता है जाति प्रथा। जाति प्रथा भी क्या है, निर्धनता का एक कारण बन जाती है। जाति प्रथा में श्रम साध्य कार्य, क्या कर रहे हैं कि जाति प्रथा में श्रम साध्य कार्य निम्न जातियों द्वारा करवाए जाते हैं और उच्च जातियों के व्यक्ति इन कार्यों को करना अनुचित समझते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ कार्य हैं, श्रम है, उनको छोटी जातियों के द्वारा करवाया जाता है और जो बड़े जाति के लोग हैं, मान लीजिए कोई पंडित जी हैं, कोई ठाकुर साहब है, तो वो क्या कहेंगे कि हम जाएं काम करने खेत में, हम नहीं करने वाले, ठीक है। हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम फलाने धमाके। अरे भैया, हो तो अपने घर के लिए हो, क्या काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। तो ये भी क्या हो जाता है, एक कारण बन जाता है, ठीक है। इस प्रथा में प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है। मतलब यहाँ पे बता देते हैं कि भैया तुम वर्मा हो तो तुम लकड़ी वाला काम करना, तुम फलाने हो तुम बाल काटना, तुम धमाके हो तुम पंडित हो केवल कथा बाँचना। तो ऐसा हो जाता है जब, तो इससे का कारण क्या हो जाता है कि सबका काम अलग अलग बढ़ जाता है। तो अब आदमी अब समझो, आपको हो सकता है कि सामने वाले से अच्छा मेज बनाना आता हो, लेकिन आप क्या कह रहे हो, अच्छा हम पंडित जी हो करके और हम ठाकुर साहब हो करके मेज बनाएंगे। अगर आप खुद दुकान खोल लो तो हो सकता है उससे अच्छी इनकम आप जनरेट करो, लेकिन आपके अंदर एक हम है, आप एक होटल नहीं चला सकते हो क्योंकि आप अपने आप को पंडित या ठाकुर समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कारण भी हो सकता है, ठीक है, जिससे दूसरा निपुण होने के बाद भी नहीं कर सकता, यह व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने से रोकती है। मतलब अगर आप समझिए, अगर आप निपुण हैं किसी कार्य में, आप समझिए बाल काटने में निपुण हैं, तो आप उस काम को नहीं कर सकते क्योंकि आपके जाति के लोग कहेंगे अच्छा ये काम करे लागो भैया। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको रोकता है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है अज्ञानता तथा अशिक्षा। अज्ञानता तथा अशिक्षा भी एक कारण बन जाता है निर्धनता का। देखते हैं आगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया है कि अज्ञानता एवं अशिक्षा। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर दें। अशिक्षा के कारण लोग अज्ञानी हैं, मतलब कह रहे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है तो क्या हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। उनमें तार्किक दृष्टिकोण का अभाव होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, आपको किसी ने कहा कि आप ये काम करो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे, तो आपने पढ़ा तो है नहीं कि इसमें सक्सेस होंगे नहीं, तो आप तर्क नहीं कर पाएंगे उनसे। लेकिन अगर आप यहीं पे पढ़े लिखे हैं, अच्छा ये करेंगे तो ये कहाँ से लाएंगे वो, तो जब आप तर्क करेंगे तो एक आप अच्छी जगह पे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसका लाभ साहूकार लोग उठाकर निर्धन लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं। जैसे आप कहीं पे कर्ज लेने गए
तो वहाँ पे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपसे बताया कि हम आपसे 5% ब्याज लेंगे, लेकिन आपसे क्या कर रहे हैं, पहले तो ब्याज ले रहे थे, अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले रहे हैं, फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले रहे हैं। तो आप सोचो कितना देते देते मर जाओगे, लेकिन फिर भी नहीं चुका पाओगे। तो ये क्या कारण हो जाता है, एक अशिक्षा कारण हो जाती है, या फिर क्या अज्ञानता ही भी एक कारण बन जाता है निर्धनता का। अगला पॉइंट यहाँ पे चौथा नंबर जो है कौन सा, सामाजिक कुप्रथाएं भी क्या हो जाती हैं, निर्धनता का कारण बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हिंदू समाज में दहेज, मृत्युभोज एवं विवाह से संबंधित अनेक सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन है। इनके कारण व्यक्तियों को सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए खर्च करना पड़ता है, चाहे उसको ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। मतलब कह रहे हैं कि जैसे भारत में देखिए हिंदू समाज जो है, यहाँ पे दहेज, जैसे अगर आप लड़की की शादी कर रहे हैं तो आपको दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रथा के रूप में चली आ रही है, ठीक है। मृत्युभोज, आदमी के मरने के बाद सबको खिलाना पड़ता है, ठीक है। विवाह में भी आपको सबको खिलाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप खिलाइए, मेरे पास नहीं तो मैं नहीं खिलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समाज में हैं, आपने दूसरों के यहाँ खाया है तो आपको खिलाना पड़ेगा, चाहे आप कर्ज लेकर के खिलाएं। तो ये भी क्या हो जाता है, निर्धनता का कारण बन जाता है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़वादिता के कारण कई लोग गरीबी को ईश्वर की देन मानते हैं। यहाँ पे ये अंधविश्वास वगैरह को देखते हुए और धार्मिक रूढ़िवादिता को देखते हुए कुछ लोग यहाँ पे भारत में ऐसे हैं जो गरीबी को ईश्वर की देन मांगते हैं। उनका ये मानना है कि गरीब हम नहीं हैं, हमें ईश्वर ने पैदा ही गरीब किया है और हम गरीब ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गरीब पैदा हुए थे लेकिन मरिए मत गरीब, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक अच्छा खासा शरीर दे रखा है, हाथ दे रखे हैं, पाँव दे रखे हैं, एक अच्छा खासा ब्रेन दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। आप बहुत ऐसा सारा काम है जो करके आप अमीर बन सकते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं पांचवा नंबर जो है कौन सा है, पांचवा कह रहा है गंदी बस्तियां भी क्या हो जाती हैं, ये निर्धनता का कारण बन जाती हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े नगरों में गंदी बस्तियां हैं। मतलब कह रहे हैं जब आप औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कानपुर वगैरह में चले जाइए, गंदे शहर में अगर देखें तो जहाँ पे औद्योगिक शहर हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ पे बड़े बड़े नगर हैं, वहाँ पे गंदी बस्तियां पाई जाती हैं, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ श्रमिक लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब श्रमिक लोग क्यों निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कम पैसे में अच्छा मकान मिलता है, अच्छी ज़मीन मिलती है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे खरीद लेते हैं और वहीं गंदगी में निवास करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें बिजली, पानी, हवा, रोशनी, सड़क, पानी निकास आदि की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। वह रोग, अपराध एवं अनैतिकता के केंद्र है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो वहाँ पे जब इतने सारी चीज़ों का वहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, अपराध का एक केंद्र बन जाता है। जैसे आप समझिए कि आपको अगर ना बताया जाए कि ये गलत है ये सही है, तो आप एक अपराधी भी बन सकते हैं। आपको चोरी करने में मज़ा आने लगेगा तो आप एक चोर बन जाएंगे। इनमें श्रमिकों की कार्य कुशलता घट जाती है और उत्पादन कम होने से निर्धनता बनी रहती है। अब जब आप गंदी जगह पे रहेंगे तो आपको क्या, जैसे समझिए कि आप यहाँ पे होंगे, बिस्तर में हैं, अब बिस्तर में हैं तो आप रजाई के अंदर ज़रूर लेटे होंगे, वहाँ से वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको सोने का मन कर रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, माहौल के कारण है। आप मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एकदम नींद चुटकियों में गायब। आप खेलने चले जाइए, नींद चुटकियों में गायब, ठीक है। वहीं पे किताब पढ़ने बैठ जाइए, आपको फिर से नींद लगने लगेगी, क्योंकि आप ठंडी में बैठे हैं ओढ़ बेढ़ के। अब वहाँ पे आपको पढ़ने का तो मन करेगा नहीं। तो वहाँ का जो माहौल है वो क्या कर देता है, वहाँ के लोगों को, उनके कार्य कुशलता को नष्ट कर देता है और उनका जो आलसपना है वो बढ़ा देता है। ये भी क्या हो जाता है, निर्धनता का एक कारण बन जाता है। यहीं पे छठा नंबर जो दिखने को मिलता है वो कह रहा है निम्न स्वास्थ्य। यहाँ पे निम्न स्वास्थ्य भी क्या हो जाता है, निर्धनता के एक कारण बन जाता है। भारत में रोगों की अधिकता एवं चिकित्सात्मक तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों में स्वास्थ्य का स्तर बहुत निम्न है, जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। मतलब कह रहे हैं कि भारत में देखें तो जो ये बीमारी वगैरह हैं, रोग वगैरह हैं, इनकी अधिकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और चिकित्सा देखें तो ये चिकित्सा का सुविधा जो है, चिकित्सा सुविधा है, ये इनका अभाव है, मतलब इनकी कमी है। यही कारण क्या हो जाता है कि भारत में निर्धनता का कारण भी यहीं से बन जाता है। जैसे मान लीजिए
आपके यहाँ पे कोई बीमार हो, अब आपको बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, छोटे हॉस्पिटल में आप दवाई करा रहे हैं, अब वहाँ पे आपको रोज़ 500 रोज़ 500 रोज़ 500, तो 10 दिन में आप 5,000 खर्च कर देंगे। लेकिन बड़े अस्पताल में ले जाएंगे तो आपका एक ही दिन में 5,000 खर्च हो जाएगा। तो आप बड़े अस्पताल में ले नहीं जाते, छोटे अस्पताल में दवाई करवाते रहते हैं, कहीं क्लिनिक से, कहीं झोला छाप डॉक्टर से, और वही बीमारी अपना बड़ा रूप धारण कर लेती है। फिर क्या हो जाता है कि आपका पैसा भी गया, आदमी का आदमी भी चला जाता है, और निर्धनता लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, एक कारण हो जाता है। तीसरा नंबर, पहला तो आपने आर्थिक देख लिया, सामाजिक देख लिया, अब देख लेते हैं राजनीतिक कारण। कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हैं जो क्या हो जाते हैं, निर्धनता का कारण बन जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे देखें, अंग्रेजी राज। अंग्रेजी राज भी क्या रहा कि निर्धनता का कारण रहा। जैसे अंग्रेजों ने देश को आर्थिक दृष्टिकोण से खोखला कर दिया। ठीक है, यहाँ के जितने भी धन थे वो उठा लेकर के अपने यहाँ चले गए, तो आर्थिक दृष्टि से अंदर से क्या भारत को खोखला बना दिया, किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत में निर्धनता का व्यापक विस्तार हुआ। वहाँ उन लोगों ने जो नीतियाँ बनाई, उन्होंने जो कानून बनाया, वो केवल अपने लाभ के लिए बनाया, दूसरों को उन्होंने कोई नज़र नहीं रखी, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि आप मरो या जियो, उनसे कोई नहीं प्रभाव पड़ता था। बस उन्होंने क्या नियम बना दिए जिससे उनका क्या होता रहा, लगातार लाभ होता रहा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ कि एक निर्धनता का कारण बन गया। दूसरा नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि युद्ध और सांप्रदायिक हिंसा। क्या युद्ध एवं सांप्रदायिक हिंसा भी क्या हो जाती है, निर्धनता का कारण बन जाती है। 2 विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारतीय संपत्ति को युद्ध में झोंका। जो अंग्रेज लोग थे, जब 2 विश्व युद्ध हुए तो उसमें क्या किया, यहाँ की जो संपत्ति थी उनको उठा के सीधा क्या विश्व युद्ध में झोंक दिया वहाँ पे। अब सोचो आज का पैसा, अब अगर अब आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये रखे हैं, ठीक है, अब किसी से आपने लड़ाई कर दी, तो आपने लड़ाई की, अब आपके यहाँ पुलिस आई, आपने 5,000 पुलिस को दिया, 5,000 उसको, उसका सर वगैरह फोड़ दिया था तो उसकी दवाई वगैरह कराई, 10,000 चले गए, कोई लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके धन चले जाते हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो उसी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो धन थे वो अंग्रेजी सरकार ने खर्च तो करवा दिए, उनसे हमें कोई लाभ मिला नहीं। फिर कह रहे हैं आज़ादी के बाद भारत को 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध करने पड़े, और समय समय पर देश में होने वाली सांप्रदायिक हिंसा ने भी आर्थिक विकास नहीं होने दिया और निर्धनता में वृद्धि हुई। फिर कह रहे हैं कि पहला वो दो विश्व युद्ध तो हो ही गया, फिर उसके बाद 1962 में इसने चीन से युद्ध लड़ा, तो वहाँ पे भी भाई तोपों वगैरह के लिए, और जो सैनिक हैं वहाँ पे जो मरे उनके लिए, सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए। उसके बाद 1965 और से लेकर के 1971 के बीच में जो ये युद्ध हुआ पाकिस्तान से, इनको भी लड़ना पड़ा। तो ये भी क्या हुआ कि एक निर्धनता का कारण बन गया। भारत में बहुत ज़्यादा क्या हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक का मतलब समझ सकते हैं, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय लोगों को मारने लगे, तो वो मारने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, अपने आप के ग्रोथ में कोई विश्वास नहीं रखते थे। तो ये भी कारण क्या हुआ, निर्धनता का एक अच्छा खासा कारण हमारे सामने आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है नर्म राज्य। नर्म राज्य में देखते हैं, यहाँ पे नर्म राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति निम्न वर्ग का शोषण करते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता रहता है। मतलब कहने नर्म राज्य में जो है वो जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो क्या सत्ता प्राप्त व्यक्ति हैं, जैसे जिनके पास पैसा भी है, उनके पास पावर भी है, और उनके पास क्या पैसा, पावर, और वो समाज में प्रतिष्ठित लोग भी हैं, तो वो क्या करते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, मतलब उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। और वो जब बाद में जाते हैं थाना वगैरह पे तो पैसा दे करके उनको शांत करवा देते हैं, या किसी नेता से फ़ोन करके शांत करवा देते हैं, ये सारा काम करवा देते हैं। तो ये भी क्या भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता रहता है इसी के तरीके से। तो ये भी क्या हो जाता है, एक निर्धनता का कारण हमारे सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्यात्मक कारण। ठीक है, कौन कौन सा देखा हमने, तो पहला तो देखा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। अब एक देखते हैं कौन सा, जनसंख्यात्मक कारण। इसमें क्या होता है, देश की बढ़ती जनसंख्या ने गरीबी को जन्म दिया। जैसे अब ये घर में मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, 2 बच्चा है, 6 लोग हैं। ठीक,
अब वहीं पे अब मान लीजिए पति कमाता है, पत्नी कमाते हैं, तो अच्छा खासा इनका चल रहा है। लेकिन वहीं पे सोचो, 2 लोग वो हों, 2 उनके भाई हों, 1 बहन हो, माता पिता हों, 4 बच्चे हों, भाई का भी 2 बच्चा हो, तो अब इस तरीके से अब 4 लोग भी कमाएंगे तो फिर भी भाई कम पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये भी क्या हो जाता है, एक कारण बन जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं 1991 में देश की जनसंख्या 23.83 करोड़ थी। आज यह आंकड़ा 1 अरब की संख्या को पार कर चुका है। अगर देखें तो 1991 में कितने थे, केवल 23.83 करोड़ लोग थे। लेकिन आज देखो तो 1 अरब भैया, 1 अरब मतलब हुआ 100 करोड़ से प्लस। आज करीब 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है भारत की। कितनी बढ़ गई? तो ये भी क्या हुआ, एक निर्धनता का कारण बना। अगला पॉइंट यहाँ पे है क्या, व्यक्तिगत कारण। ये भी क्या है, एक निर्धनता का कारण है व्यक्तिगत। इसमें देखते हैं आलस्य और निष्क्रियता भी क्या है, निर्धनता का कारण है। भारत में अधिकांश लोग आलसी और निष्क्रिय हैं। अगर देखें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही दिखाई पड़ेंगे जो या तो अधिकांश क्या आलसी हैं या निष्क्रिय हैं, वो काम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसके लिए यहाँ की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, भाग्यवदिता, उदासीनता तथा निम्न स्वास्थ्य आदि उत्तरदायी हैं। मतलब कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो भाग्य वगैरह पे विश्वास रखते हैं, वो करने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखेंगे। कर्म में उनको लगता है कि भगवान ने हमें यही बना के भेजा है, हम ऐसे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे, उनको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक कारण बन जाता है। अगला कारण यहाँ पे कौन सा हो जाता है, बीमारी व मानसिक रोग भी एक कारण बन जाता है। बीमारी भी निर्धनता को जन्म देती है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो, सॉरी भगवान न करे ऐसा कोई हो, लेकिन अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी दवाई में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि आदमी के पास पैसा होते भी वो निर्धन हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति जब बीमार होता है तो ऐसी दशा में उसे गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति भी धन नहीं कमा सकता। मतलब कह रहे हैं कि या तो आदमी बीमार है तो वो भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा धन व्यय हो जाएगा, उसमें खर्च हो जाएगा, आपको उससे कोई लाभ हो सकता है, आदमी भी चला जाए, पैसा तो गया ही। ठीक है, तो ये हो जाता है। दूसरा वहीं पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, मंद बुद्धि का है या उतना सही उसकी बुद्धि नहीं काम करती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पैसा नहीं कमा पाएगा और ये भी क्या हो जाता है, एक निर्धनता का कारण बन जाता है। तीसरा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन सा, दुर्घटना एवं दुर्व्यसन। यहाँ पे क्या है, कुछ व्यक्ति दुर्घटनावश अपंग एवं अक्षम हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, या तो अपंग हो जाते हैं बेचारे, या फिर उनका कोई अंग ऐसा होता है जो काम करना बंद कर देता है। तो ज़्यादातर व्यक्ति शराब या अन्य मादक, ठीक है क्या, 1 मिनट, शराब या अन्य मादक पदार्थों का उपयोग कर आय का ज़्यादातर हिस्सा व्यय कर देते हैं और निर्धनता एवं अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तो एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर वगैरह का टूट गया या हाथ वगैरह टूट गया तो काम करना बंद कर दिया या कट गया, ऐसा कुछ हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते तो हैं लेकिन वो क्या कर देते हैं, अपना जो पैसा होता है उसका 80% नशा वगैरह में खर्च कर देते हैं। दारू, शराब, गांजा, भांग, ये सब वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं तो वहाँ पे पैसा कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाता है और वो गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अन्य कारण में आ जाते हैं कौन सा, सुधार नीतियों की विफलता। सुधार नीतियों की विफलता भी क्या हो जाती है, गरीबता की कारण बन जाती है। निर्धन वर्ग के लिए जब जब भी कोई नीति सरकार बनाती है तो वह उचित रूप से लागू नहीं हो पाती तथा उनका इतना जटिल हो जाता है कि इसका लाभ वास्तविक निर्धनों को नहीं मिल पाता। मतलब कह रहे हैं कि जैसे सरकार है ये समय समय पे क्या करती है, नए नए नियम लागू करती है निर्धनों के लिए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता है। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू किए तो उस नियम से आपको तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो नेता वगैरह हैं, वो उनसे लाभान्वित हो जाएंगे, वो उन्हीं का फायदा उठाएं, वो दिखा देंगे उनके मौसी का लड़का जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा निर्धन, जबकि वो निर्धन है नहीं, लेकिन उसको निर्धन दिखाया जाएगा और उसको वो लाभ
प्राप्त करवाया जाएगा, लेकिन वहीं पे आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, एक कारण बन जाता है। यहाँ पे दे रहे हैं जैसे जमींदारी प्रथा की संपत्ति, मतलब कह रहे हैं जैसे जमींदारी प्रथा की समाप्ति जो है सरकार ने पहले ही कर दी, लेकिन अभी भी किसी ना किसी रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे ये भी क्या, जो पावर वाले लोग हैं, नेता वगैरह हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास अभी भी ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास क्या है, पावर है, सरकार उनके तरफ है। ठीक है, देखते हैं सीलिंग। उसके बाद कौन सा, भूमि सुधार। भूमि सुधार में भी काफ़ी ज़्यादा नियम लाए गए, लेकिन वो अच्छे से लागू नहीं हो पाए। ठीक है, फिर कह रहे हैं न्यूनतम मजदूरी दर। न्यूनतम मजदूरी दर को भी दूर किया गया। पहले लोग 100 रुपये 120 रुपये में काम करते थे, अब 300-400 रुपये में काम करते हैं, तो उनकी जो न्यूनतम मजदूरी दर थी वो भी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। आगे कह रहे हैं और अधिकतम ब्याज की सीमा आदि को, मतलब जैसे अधिकतर ब्याज की सीमा थी, जैसे पहले ये होता था कि 10%, 15%, 20% तक ब्याज लेते थे, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, समाप्त किया गया। अब जैसे आप मान लीजिए कि ये समाप्त तो हो गया कानूनी रूप से, आप अगर बैंक में जाएंगे तो ये सारे नियम आपके ऊपर लागू होंगे, आपको अच्छे से सारा चीज़ किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपके लिए बैंक में लोन ही नहीं पास हो रहा, तो आप क्या करेंगे। अब आप आपके अपने गांव के जो है किसी बड़े आदमी के पास हाथ फंसाएंगे, और जब हाथ फंसाएंगे तो वो आपको पैसा देगा, और जब देगा तो अपनी इच्छा अनुसार जो है ब्याज लगाएगा। ठीक है, तो ये भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आगे कहते हैं आदि के कानून बनाए तो गए, किंतु यह सही अर्थों में लागू नहीं हो सके। ये सारी चीज़ें जो तो हुई वो लागू बनाई तो गई, लेकिन अच्छे से क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्त, लागू नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, निर्धनता के यहाँ पे जो है हमें कारण देखने को मिले। निर्धनता के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय का प्रश्न पूछा जाता है, तो आई होप वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे और उनसे लाभान्वित हो पाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।